तो तोते उड़ जाएंगे। तोते उड़ जाएंगे। तो ये था, लेकिन उसके बाद में उस्ताद की बात आपने कही, तो उस्ताद तो वैसे मेरा कोई नहीं, लेकिन हाँ, जिस गा नहीं सकता है कौवा गीत दुनिया जानती है। तो दुनिया को पता है साहब कौवे क्या गीत गाएंगे। ख़वातीनो हज़रात, मैं शफ़ीक सफ़ी उनके पहले एपिसोड में आपका इस्तकबाल करता हूँ। और आज के जो हमारे मेहमान हैं जनाब अमान मिर्ज़ा साहब, तो आपको उनके तारुफ में सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि वो देखने में जितने हल्के हैं, माशाल्लाह उनके शेर इतने ही भारी हैं। तो अमान मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आदाब सभी को। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ, आप कहें सब खैरियत? और अल्हम्दुलिल्लाह। तो अमान साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, अपने बारे में बताएं। मैं जी रामपुर से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। बाकी मेरी पैदाइश जो है वो गुड़गांव हरियाणा से। तो यहीं की पैदाइश, यहीं पढ़ाई लिखाई, पले बड़े सब यहीं, काम वगैरह सब यहीं। हमारे वालिद भी यहीं दफन है गुड़गांव में, यहीं कहीं रहना सहना, बाशिंदे यहीं कहीं हैं। रामपुर अगर जाना होता है तो 3-4 साल में एक मरतबा, कोई जी गया कोई मर गया तब, या शादी भी। शायरी के अलावा और क्या करते हैं? शायरी के अलावा मेरा जो काम है, शायरी तो मेरा शौक़ है, बाकी जो मेरा काम है वो मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ। तो मेरा अपना इलेक्ट्रीशियन का काम है, वेयर हाउस हो, हाउस वायरिंग हो, हॉस्पिटल वायरिंग, हॉस्पिटल, तो ये मेरा काम है। तो फैमिली के बारे में बताएंगे, फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरी फैमिली में मेरे वालिद तो रहे नहीं, मेरी अम्मा हैं और मेरी 3 बहनें हैं और एक मेरा भाई है छोटा, और 2 बहनों की मेरी शादी हो चुकी है और माशाल्लाह उनके 2 बच्चे हैं। मगर घर में जो फ़िलहाल हम अभी रहते हैं तो एक मेरी बहन, एक मैं और मेरा भाई, और क्या नाम है, बस हमारी अम्मा वाला। तो घर में किसके ज़्यादा क्लोज हैं आप, मतलब कौन आपके करीब? मैं अपने भाई के। अच्छा, क्या नाम है भाई का? मेरे भाई का नाम है फैज़ान मिर्ज़ा। माशाल्लाह। अच्छा, वालिद साहब फौत हो गए, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। तो आप वालिद साहब के भी क्लोज रहे होंगे, जाहिर सी बात है। जी हाँ, उनसे वही बाप बेटे वाला रिश्ता था हमारा। जी जी जी। और उनसे मैंने काम सीखा, उन्होंने काम सिखाया और उनके साथ में काफ़ी वक्त गुजारा है मैंने। तो फैमिली में किसी को शौक़ शायरी का रहा है, लिखने का, या कोई? फैमिली में तो किसी को नहीं, मगर मेरे दादा और मेरी फुप्पो वगैरह जो हैं वो लिखने पढ़ने का शौक़ है, क्योंकि सब उर्दू जानते हैं वो लोग, उर्दू में लिखना पढ़ना, रिसाले चलते हैं उस टाइम पे, हमारे चलते थे, आज भी चलते हैं। तो रिसालों का शौक़ था, तो वो लिखने पढ़ने का था। अच्छा, उनको है शौक़। तो शायरी की दुनिया में किस तरह आना हुआ? शायरी को मतलब मुझे जो शौक़ लगा वो 8th क्लास मैंने यहीं से ही की थी, गुड़गांव से। उसके बाद 8th क्लास में कुछ बदतमीज़ी हो गई थी मास्टर से। अच्छा। तो फिर मुझे जो है 9th क्लास रामपुर जाकर करनी पड़ी। अच्छा। तो हमारे रामपुर में इस्लामिक स्कूल है, तो वहाँ संस्कृत है, उर्दू है, ड्राइंग है, ये 3 मुझे ऑप्शन मिले थे, तो मैंने उर्दू चॉइस की। तो वो जब से ही मैं उर्दू पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, और उस टाइम पे मैंने गालिब को पढ़ा, जब उर्दू में हमारे प्रोफेसर साहब पढ़ाते थे। तब मुझे एक अजीब सा एक क्रेज़ सा हुआ कि यार, जब एक शख्स ये 2 लाइनों में, 2 मिसरों में इतनी बड़ी बात कह सकता है, तो मुझे जब से क्रेज़ हुआ इस चीज़ का कि हाँ मैं लिखना। तो शुरू से ही बहर और वज़न में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सीखा, सब चीज़ें सीखी जी। क्योंकि शुरू से तो हम भी ऐसे ही बस घुस गए, तो हमें पता नहीं था क्या बहर है, हमें तो ये मालूम ही नहीं था वज़न, बहर, काफ़िया, रदीफ कुछ होता है क्या। बस वो मतलब लिखना था एक तरह से, अपने जो भी ख्याल थे, अपनी जो भी मेरी प्रतिक्रिया होती थी, देख देख के वो लिखता था। बाकी फिर धीरे धीरे। आपके उस्ताद को वज़न में लाने वाले उस्ताद तो कोई नहीं, लेकिन हाँ एक दौर था जब मैं काफ़ी, मतलब टिकटॉक का ज़माना था उन दिनों। उस टाइम पे तो आप काफ़ी वायरल भी थे। हाँ, टिकटॉक के ज़माने में तो आजकल तो खैर मैं क्या कहूँ कि लोग बाग मिलियन में खुश होते हैं, हम तो बिलियन में थे। अच्छा, बिलियन में थे आप? जी। तो अल्लाह ताला जो है था उस टाइम एक दौर,
तो उस वक्त में क्या है कि मैंने सुना था वो काफी वायरल थी, जो आपकी टिकटॉक में एक शायरी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। नशा सिर्फ शराब में नहीं है, क्या तुम्हें पता है, इश्क करके देखो तोते उड़ जाएंगे। तोते उड़ जाएंगे, ऐसे कुछ तो करके। ये था। लेकिन उसके बाद में उस्ताद की बात आपने कही, तो उस्ताद तो वैसे मेरा कोई नहीं, लेकिन हाँ जिसको मैंने उस्ताद का दर्जा दिया, जिन्होंने मुझे जो है सिखाया, सब लोग तंज करते थे, ट्रोल खूब हुआ, मैं बहुत ट्रोल हुआ। तो उस वक्त एक आदमी थे गौस शेख साहब जी, वो कतर में रहा करते थे। तो उनका मैसेज आया मेरे पास इंस्टा पे, सबकी गालियाँ गुत्तार आती थी, उनका बड़ा प्यारा मैसेज था। उन्होंने कहा कि अमान आपका लहजा बहुत अच्छा है, माशाल्लाह ज़ुबान अच्छी है, बहर में आ जाओ तो तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। जी जी। तो मैं इतनी अच्छी मुझे उस बंदे की बात लगी, मैंने उनसे कहा कि जी आप मुझे सिखा दीजिए। तो मैंने जो बेसिक चीज़ें जहाँ से मैंने शुरू करा लिखना, जो मैंने पहली गज़ल अपनी बहर में कही वो उनके वजह से कही कि उन्होंने ही मुझे सारी चीज़ें सिखाई। अच्छा। फिर उनसे मेरा ताल्लुक़ जो है लॉकडाउन के समय में ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो अपना घर वापस आ गए थे कतर से। लेकिन हाँ, जो भी मुझे ज्ञान दिया शुरू का बेसिक ज्ञान, जी जी। और तो वो मैंने उनसे ही लिया, और उसके बाद मैंने वो अपनी गज़ल कही, पहली बहर में जो गज़ल कही वो उन्हीं की याद वजह है से। आपको? सुनाना चाहूँगा। वो उसके दो शेर सुनाता हूँ मैं आपको कि झूठ तो वो मुँह जुबानी बोलता है, हाँ, चोर खुद को खानदानी बोलता है, क्या बात, खाता है खुद जो कमाई दूसरों की, हाँ, वो हमारे खूह को पानी बोलता है। क्या बात है, वाह वाह। तो ये उस टाइम था। उसके बाद फिर किताबों से, गूगल से, इधर से उधर से मैं सीखता गया। कोई शायर थे जिनसे आप मुतासिर हुए काफ़ी ज़्यादा? जैसे आपने बताया कि गालिब साहब को आपने गालिब सुना साहब को मैंने पढ़ा था, अब वो उस दौर में, अब उसके बाद में शायर बहुत अच्छे लगे मुझे, जैसे मैशर आफरीदी साहब हुए, जी। ठीक है, अपना मुनव्वर राना साहब हुए, राहत साहब हुए। तो इन सब लोगों को मैं सुनता गया, पढ़ता गया, और बस सीखा सिर्फ पढ़ पढ़ गई। फिर मैंने कोई उस्ताद मेरे को रास ही नहीं आया, क्योंकि असल में क्या है, हमारे माशरे में उस्ताद ही हो गए, और इतने उस्ताद हो गए हैं, इतने उस्ताद हो गए हैं कि अगर किसी ने एक शेर बाई चांस किसी ने कह दिया है तो वो उस्ताद है। आप ये मानिए कि शायर नहीं है। आप नए लोगों की बात, नए लोगों में अब तो ऐसा लगा लीजिए कि सुनने वाले तो बचे ही नहीं है साहब, कहने वाले बचे, सिर्फ कहने वाले, सुनने वाले है ही कहाँ। तो मैं तो किसी को भी नहीं। अच्छा, अब कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई नया लड़का जो उभरता हुआ जो कर लिख रहा है कि काफ़ी अच्छा लिखने लगा है? मैंने कहा ना आपसे, एक शेर अगर किसी ने कह दिया, एक गज़ल किसी ने कह दी, तो फिर उसके अंदर इतना बड़ा तकब्बुर है कि वो उस्ताद है। फिर वो शायर नहीं, वो उस्ताद है। अगर साइड रख देते हैं जी, और मैं सिर्फ शेर की बात कर रहा हूँ कि कोई अच्छा शेर या गज़ल या फिर कोई अच्छा लिखने की कोशिश, समथिंग। पाकिस्तान के हैं, हिंदुस्तान का तो कोई नहीं। पाकिस्तान के इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान की कम्युनिटी में है एका। अगर वहाँ कोई नया सीखिया, नौ सीखिया भी शेर कहता है, और शायरी एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी एक मुकम्मल इल्म तो हो नहीं सकता, आप सीखते ही जाओगे। कोई भी इल्म हो, मौत भी एक तजुर्बा है, वो सीखते जाओगे। पाकिस्तान के शायर जो है वो प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान की कम्युनिटी में ऐसा मामला है कि बस जलन है, इतनी जलन है कि अरे यार ये इससे अच्छा तो मैं हूँ, अरे यार ये इससे अच्छा तो मैं हूँ, तो मुझे पसंद ही नहीं आता, इसीलिए। अच्छा, मुझे पसंद अच्छा, शायरी लिखने के लिए आपको इल्हाम होता है या फिर नहीं, इतना मतलब बड़ा तो मैं नहीं हुआ कि मुझे इल्हाम हो। खुद ही मतलब उसमें मॉडिफाई कर? पहले था एक वो, जैसे मैंने आपको बताया, वो दौर था 15, 16, 17, ये 3 साल के, उस ज़माने में जो है हम लिखने बैठते थे। जैसे मैंने कहा, मैं ख्याल लिखते थे उस टाइम पे। तो जब तक कॉपी कलम हमारे हाथ में रही, जब हमने अपनी गज़ल कही 2018 या 19 की शुरुआत में, उसके बाद से फिर कॉपी कलम हमने छोड़ दी। फिर बस अपना चलते फिरते जो है वो शेर होते हैं, और वो शेर भी अब जो है सिर्फ नोट पैड में नोट किए जाते हैं, जब वो हो जाते हैं मुकम्मल पूरे। ऐसा नहीं कि लिखना है, जद्दोजहद करनी है कि बस नहीं किसी भी तरह कहना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अब। आपको एक शेर था, मुझे उसका एक मिसरा याद आ रहा है कि हो बिछड़े हुए हो तो हो गया है 1 साल देख समथिंग। जी जी जी, बड़ा प्यारा, मेरे दिल के बड़े करीब। आप अगर चाहें वो देखिए, वो ऐसे था कि वो भी किसी की याद में लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, वो याद में लिखा हुआ है कि बिछड़े हुए तो हो गया है 1 साल देख, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूँ, मेरा कमाल देख, क्या बात, बाकी हैं तेरे ख्वाब इन आँखों में आज भी, अब तक मैं इनकी कर रहा हूँ देखभाल देख। वाह वाह,
तो देखभाल चली शायरी रही है। में तो अपने तजुर्बात के साथ लिखते हैं जो अशार होते हैं आपके, या फिर देखिए modify इसमें या मेरे भी तजुर्बात होते हैं। जगबीती लिखते हैं? हाँ, आप बीती और जग बीती दोनों। ज्यादा क्या होते हैं, आप बीती या फिर नहीं, जग बीती। आप बीती कितनी लिखेगा आदमी? अभी तो मेरी उम्र कुछ भी नहीं है। अभी तो मतलब मैंने जिस तरह के शेर अगर मैं कहूँ तो मैंने जो कहे हैं तो सारे मेरे आप बीती तो नहीं, जग बीती है। शायर वही है जो जग बीती कहता। आप बीती तो क्योंकि शायर से कौन रिलेट करेगा? मैं आपको सुनाऊंगा, आप रिलेट करोगे, यानी कि वो आपकी बात है, वो मेरी बात नहीं है। मैंने तो सिर्फ कही है, आप रिलेट कर रहे हो तो वो आपकी बात है। तो वो जग बीती ही लिखता है शायर। आप बीती तो बहुत मुख्तसर, बहुत कम। अच्छा, अपनी जिंदगी के बारे में अगर कोई शेर आपने कहा हो, अपनी जिंदगी के को लेकर के सिर्फ एक शेर में अगर कहना चाहें तो किस तरह से बयान करेंगे? वो एक शेर मुझे याद आता है कि एक शख्स मुझ में खूब हंसता था कभी, हाय हाय, एक हादसे ने उसका खून कर दिया। क्या बात, तो बस एक ये शेर। बहुत आला, बहुत आला। अच्छा अमान साहब, आपकी शायरी के अलावा और कौन सी हॉबी या फिर कोई दिलचस्पी है जो लोगों को पता ना हो, अगर आप बताना चाहें तो? मेरी आदत है शायरी के अलावा, मेरा शौक जो है वो एक चीज़ में और है कि मुझे जो है बचपन से क्रिकेट खेलने का बहुत शौक। अच्छा। हाँ, मैंने खूब खेला। अच्छा। और मैं इतना, मेरे को इतना मारा है मेरी मम्मी ने। वालिद ने बहुत कम मारा। वालिद ने जब मारा जब हम काम सीख रहे थे, 5-7 साल जब कंटिन्यू उनके साथ रहे। हाँ हाँ। नहीं तो हमारी मम्मी नहीं मारा हमें शुरू से आखिर तक। तो बहुत पिटा मैं, मेरे बैट तोड़ती थी मेरे ऊपर ही। तो मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, बहुत शौक था और शौक है आज भी। अगर कोई खेलता हुआ बच्चा भी दिख जाए तो मैं बैट बॉल छीन के एक आध शॉट खेल ही लेता। तो मतलब काफ़ी दोस्ताना माहौल रहा है आपकी ज़िंदगी में? दोस्त मतलब काफ़ी अच्छे क्रिकेट से रिलेटेड, या फिर शायरी की दुनिया में दोस्तों में अपना मतलब? दोस्त तो देखिए हर मोड़ पे बनते हैं आदमी के। आदमी जिस फील्ड में उतरता है उस फील्ड में उसके दोस्त बन जाते हैं। आप जहाँ जॉब कर रहे हो, आज कर रहे हो, कल आप दूसरी जगह जाओगे, आपके वहाँ कलीग बन जाएंगे, वहाँ आपके दोस्त बन जाएंगे। अब होता क्या है कि हमारे इन दोस्तों में कुछ खास बन जाते हैं, कुछ टेम्परेरी होते हैं, कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो हैं लेकिन वो ना होने वाली बात। तो स्कूल कॉलेज वालों का ऐसा ही हाल है कि वो जब मिलते हैं तो सलाम दुआ है हेलो हो जाती है। बाकी अपनी शायरी के फील्ड की बात करूं तो यहाँ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जुबैर साहब हैं, जैन साहब हैं, आप हैं, ठीक है, शुक्रिया माशाल्लाह। और 2-4 शेर और दोस्त और हैं मेरे जिनसे बातचीत। बाकी मेरे जो अच्छा, अपना आपके दोस्तों में और जो स्कूल लाइफ के जो दोस्त हैं उनमें क्या फ़र्क महसूस होता है? यही जैसे मैंने आपको बताया, पुराने हो जाते हैं तो बस पुराने हो जाते हैं। नहीं, वो ज़िंदगी और अब की दोस्तों की ज़िंदगी क्या फ़र्क है? मतलब दोस्ती उस में, टाइम पे दोस्ती, लोगों में, या फिर उस टाइम अपनेपन की में, दोस्ती रिश्ते ऐसी में? होती थी कि उस टाइम की दोस्ती में ना लोभ होता था, ना लालच होता था। अच्छा। ना कोई चीज सुनी जाती थी, ठीक है। जो भी है मन मौजी है बिल्कुल एकदम। एक टाइम लिमिट भी होती थी उनके साथ। आज की दोस्ती में कैसा है कि मतलब सबसे जो है ना थोड़ा संभल करके निभानी पड़ती है। देखना पड़ता है कि हाँ मतलब इससे मैं कहाँ तक निभा सकता हूँ। तो दोस्ती में बहुत बदलाव आते हैं, लेकिन हाँ ये है कि होना ज़रूरी है। दोस्त एक ऐसा रिश्ता है वो आदमी खुद बनाता है। दोस्त होना ज़रूरी है या फिर प्यार? प्यार तो देखिए, प्यार हमें जो है मोहब्बत सबसे होती है। दोस्तों से भी मोहब्बत है, अपनी माँ से भी है, भाई से भी है, बहनों से भी है। जी जी। प्यार भी सबसे ही होता है लगभग। तो अपने जो ख़ास होते हैं दोस्ती में, तो अब जो मुझे मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त इस टाइम पे जो है, जिसके साथ मैं कहूँ कि मेरा एक कोई ख़ास दोस्त जैसे आप पूछें, जी जी जी। तो रवि नाम है उसका, वो मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है। हाँ, उस बंदे से मेरी कभी शायद ही कभी बिगड़े, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ही इसी हिसाब किताब की है कि इन 8 सालों में जाने क्या कुछ नहीं बीता, लेकिन हमारे बीच में कभी दरार नहीं। लड़ाई भी हुई, उसने मुझे भी मारा, मैंने उसे ही मारा, उसने मेरा सर फाड़ा, मैंने उसका कुछ मार दिया, फाड़ दिया, मैंने उसका नुकसान करा, लेकिन कभी दूरी नहीं हुए। बस 2 दिन लड़ाई हुई, तीसरे दिन फिर साथ, 2 दिन। तो दोस्ती ऐसी होती है, कुछ भी हो, कैसा ही हो। प्यार में अगर लड़ाई हो जाती है तो प्यार भी इसी तरह से सॉल्व होता है? प्यार भी इसी तरह से होता है, लेकिन आजकल का जो है लड़ाई कम चलती है प्यारों में, आजकल तो समझौते ज्यादा चलते हैं। अच्छा, सच्चे रिश्ते में और दोस्त या दोस्ती में उसकी पहचान क्या है? फर्क क्या होता है? मतलब कैसे पहचान सकते हैं कि रिश्ता जो है वो सच्चा है या फिर दोस्ती सच्ची है? जैसा कि मैंने आपको बताया, आम लोगों के लिए और लोगों के लिए, ये तो आपका पर्टिकुलर एक दोस्त होगा जी, और किसी को अगर आप बताना चाहें कि इस तरह से होता है, देखिए कोई खास दोस्ती, पहचान वगैरह? दोस्ती की पहचान, असल पहचान यही है कि भाई ने कह दिया तो कह दिया,
करना, ये तो है दोस्ती। मुन्ना भाई वाला। हाँ, भाई ने बोला है, भाई ने बोला है तो बस बोला, यही दोस्ती है साहब, यही दोस्ती है। और रही बात रिश्तों में, तो रिश्ते में आपको जो है वो उसके लेवल के, उसके मयार के मुताबिक डिपेंड करता है किससे क्या रिश्ता है मेरा, मेरे भाई से या मेरी बहन से या मेरे चाचा से या मेरे मामा से, तो फिर वो उस हिसाब से निभाना पड़ता है आपको। दोस्ती में बेवफाई होती है? बिल्कुल होती है साहब। प्यार में भी? प्यार में भी होती है, दोस्ती में भी होती है। दोस्ती में ज़्यादा ठेस लगती है, प्यार में आदमी को इतनी ठेस नहीं लगती, दोस्ती में। वफादारी और बेवफाई में क्या फ़र्क होता है, क्या किस तरह का महसूस? वफादारी एक ऐसी चीज़ है कि आप जो है वो कितना ही किसी के साथ निभाते चले जाओ उसको नहीं दिखेगी। बेवफाई वो है जहाँ हल्की सी चूक हो गई तो वो पकड़ में आ जाएगी। बस इतना ऐसा ही फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में। वफादारी आप किसी को दिखा ही नहीं सकते अपनी, आप किसी के लिए दोस्ती हो, रिश्ता हो, कुछ भी हो, आप उसके साथ में जब तक निभा रहे हैं, जब तक कर रहे हैं, तो वो दिखेगी नहीं उसको, वो उसको वफादारी का नाम नहीं देगा, वो कहेगा ये तो भाईचारा है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है ये। लेकिन जहाँ आपसे ज़रा सी चूक हो गई, वो आपको गद्दारी और बेवफाई में वो आ जाएगी। तो भाई इतना सा ही फ़र्क है एक चूक का, ज़रा सी चूक का। अच्छा, जैसे आपने बताया कि वालिद साहब जल्दी फौत हो गए थे, आप ज़्यादा बड़े भी नहीं थे, तो जाहिर सी बात है कि आपने दुनिया को बहुत करीब से देखा है। हाँ जी। तो दुनिया के बारे में क्या ख्याल है आपका, लोगों के, दुनिया के लोग, क्या है दुनिया, किस तरह के लोग हैं? मतलब दुनिया से मतलब मेरा लोग, वो एक गाना है कि मुझे कुछ अल्फाज याद आते हैं कि वो आजकल कमरे नहीं लबदे, ये दुनिया बहुत सियाणियाँ। तो दुनिया बहुत सियाणी हो चुकी है और कमले लोग, सीधे लोगों का बिल्कुल आज के दौर में कोई वो नहीं है, उनको कोई भी उल्लू कह सकता है। तो मेरा मानना यह है कि आप अगर यहाँ इस दुनिया में हैं, आज जो दौर है उस दुनिया में, तो आज के दौर में ये हाल है कि आप सिर्फ अपना फ़ायदा देखें और जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उन लोगों से बच के चलें। अगर आप उन लोगों से बच के चलते हैं, और अगर बच के चलना इन द सेंस यानी कि उनके साथ अगर आप हैं भी तो सिर्फ इस तरह रहें कि वो आपको तकलीफ़ ना दे पाए, आपको मतलब समझदार बने, ऐसा नहीं कि बंद आँख करके बिल्कुल सीधा आदमी बन के रहें। तो दुनिया बहुत सियाणी हो चुकी है, दुनिया जो है वो आपको सियाणी हो दुनिया या फिर चालाक हो, लोग जिस तरह के भी हों, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसे हम किसी भी लिमिट में जा कर के उसको चाहते हैं, पसंद करते हैं, अपना मानते हैं, अपनी तरफ से वन साइडेड पूरी कोशिश करते हैं किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए। तो एक तरफा जो दोस्ती के लिए हो, प्यार या फिर किसी के लिए भी हो, तो वो किस हद तक जा कर के हो सकता है? आप मानते हैं एक तरफा भी इंसान करता है जो उसका पसंदीदा हो उसके लिए? बेशक होता है साहब, मोहब्बत एक तरफा ही होती है, दो तरफा समझौते होते हैं। दोस्ती के मामले में भी ये लागू होता है? बिल्कुल साहब। दोस्ती अगर मैंने की है, मैंने जैसे बताया आपको, अब मेरी क्या है कि मेरी दोस्ती उसके साथ में इसलिए है क्योंकि मेरी निभ रही है उससे जी। वो भी मेरे से दोस्ती है, वो भी मेरे से निभाता है पूरी तरह, हर तरह से खड़ा है, मैं भी उसके साथ में निभाता हूँ, हर तरह से खड़ा हूँ। लेकिन बात यहाँ जाके अटक जाती है कि जब आप किसी के साथ किसी भी हद तक चले जाओ, आप जी बिल्कुल डेड एंड पे आ जाओ, डेड एंड पे आके आपको ये ख्याल आता है एक समय पे, यार ये क्यों किया मैंने, ऐसा इसके लिए किया, क्यों किया? क्योंकि सामने वाले को कदर नहीं है आपकी, क्योंकि वो तो सिर्फ मुफाद देखता है, अपना समझौता देखता। फिर भी मेरा मानना यह है कि किसी से अगर आप निभा रहे तो आज की डेट में आप उतना ही निभाएं कि जिसमें आप बर्बादी के कगार पर ना जाए, जिसमें आप संभल जाएं। संभलना बहुत अच्छी बात है, रिश्ते जो हैं वो बिगड़ते रहते हैं, बनते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं, लेकिन संभलने वाले उसमें रहें आप एक कैफियत में। एक तरफा हम दोस्ती को लेकर के या फिर कोई किसी प्यार को लेकर के जो इतना मतलब अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं किसी के लिए, उसमें क्या देखते हैं, मतलब क्या है उसका चार्म हमें ये करने के लिए करता है, उसका किरदार, उसका लुक या फिर उसकी अमीरी, किस चीज़ से ऐसा मुतासिर होकर के एक तरफा इतना आगे तक जाते हैं? ये क्या चीज़ होती है जो इतना आगे तक लेकर के जाती है? ये हर किसी, ये जो दिल है ना हमारा, ये आदमी के, मतलब मैंने जैसा आपको कहा कि पसंदीदा चीज़, पसंदीदा यानी कि दोस्ती हो या प्यार हो या मोहब्बत हो, इश्क हो, जुनून हो, कुछ भी हो, तो उसमें जो है आदमी उसी के पीछे अपना वक्त ज़ाया करता है, जिससे जो उसकी पसंदीदा, भले से वो कैसा ही हो,
लेकिन उसको वो पसंद करता है। ये बात तो लेडीज पर भी लागू होती है। बेशक होती, अगर औरत आपको पसंद करती है तो वो अपना सब कुछ त्याग देगी, भूल जाएगी, पैसा ना भी हो तब भी बेशक सर, यही तो। लेकिन खैर आजकल तो पैसा बड़ी चीज हो गया है, लेकिन एक फिर भी कई लोग ऐसे हैं, पांचों उंगली बराबर नहीं, फिर भी कई लोग ऐसे हैं पसंद। अगर मैंने किसी को चाहा, मैंने किसी को पसंद किया, जैसे कहते हैं कि औरत ऐसी चीज है, औरतों पे कि वो दो गांव भी लड़वा दे, चाहे तो आबाद कर दे, चाहे तो बर्बाद कर दे। लेकिन चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, अगर वो अलग बात है, सामने वाला नहीं निभाता, लेकिन जब हम किसी को पसंद करते हैं, जब हम किसी को चाहते हैं, तो वो एक ऐसी चीज है कि जिसने कर रखी ना वही समझ सकता। आप उसे कितने तोते की तरह पढ़ाते रहो, अरे यार मान जा, मत कर, कुछ नहीं रखा इसमें, तू बर्बाद हो रहा है, किसके पीछे वक्त, उसे कुछ दिखेगा ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो मलंग हो चुका है उसके चक्कर में। बस उसको वही चाहिए, वो किसी भी हाल में चाहिए, उसको चाहिए वो। और जब नहीं मिलती तो फिर लोग बाग उसी में ही के डिप्रेशन में जाना, बर्बाद हो जाना, मर जाना लोग बाग। लेकिन मेरा मानना यह है कि भाई क्यों मरना, चली गई ठीक है, चली गई, दूसरी ढूंढो। ये अच्छा था, साथ दूसरी ढूंढो, दुनिया में कमी थोड़ी है। आपके लिए ऊपर वाले ने जोड़ा जरूर पैदा किया। अच्छा, जो लोग इंतहा कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, प्यार नहीं मिला, ये मिला, तो उसके लिए क्या क्या करते हैं? वो सही करते हैं? बहुत गलत इस हद तक जाते हैं बहुत, क्योंकि आप एक ही रिश्ते से थोड़ी बंधे हुए, आप कितने रिश्तों से बंधे हुए। उसके बाद में आप ये देखो ना, सबसे पहले मैंने किसी का एक शेर सुना था जी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इस वाले मामले पे, कि एक ही रुख से नतीजे पर पहुंचने वालों, जिंदगी जीत का उन्वान भी हो सकती है। वाह, वो औरत जिसे दिल खोल के चाहा जाए, सिर्फ बीवी ही नहीं माँ भी तो हो सकती है। बेशक हो सकती है साहब, तो मैं तो ये मानता हूँ। अच्छा, जैसा आपने बताया कि शादी हो चुकी है आपकी माशाल्लाह, तो अच्छा यहाँ एक चीज और, जी इसी मोड़ पे एक चीज और मैं कहता चलूं कि जो मतलब मरने से बेहतर ये है जी कि क्या हुआ वो गई, अगर मजे ले। क्या हुआ, दुनिया मजे लेने की चीज है साहब मजे लेने की चीज है। क्या हुआ वो गई अगर मजे ले, फिर मोहब्बत किसी से कर, मजे ले। जाने वाले का हो बुरा, दुआ कर, दुआ में होता है असर, मजे ले। तो ये जो है बेस्ट चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं पूछ रहा था, शादी आपकी हो चुकी है माशाल्लाह, उसके लिए जी मुबारकबाद आपको। तो मैं कुछ ना, इसमें आजकल जो मेंटलिटी हो रखी है लड़कों की, उसमें कई बार सवाल ध्यान से जाता है, इधर से उधर के जाता है, आते रहते हैं सारे मामले सामने। तो शादी के, मैं ये पूछ रहा था कि शादी के बाद में जिंदगी ज्यादा अच्छी होती है शादी से पहले? कुछ लोग ये कहते हैं कि शादी के बाद में जिंदगी ये होती है वो होती है, बिना शादी के ही ठीक है, समथिंग बला बला। तो वैसे देखिए, मजाकिया तौर पे कहूँ तो एक शेर याद आता है कि वो शादी के बाद मुझे एहसास हुआ इससे बेहतर था मैं रहता कुंवारा शख्स। बहरहाल कुंवारा जो है वो एक अलग चीज है, उसमें आपकी जिंदगी अच्छी होती है, आपको आज़ादी मिलती है पूरी तरह। क्योंकि मुझे तो मेरे घर से ही आज़ादी थी, जो करो जो हो, बस बुरा मत करना, गलत मत करना, जिससे हमारा नाम खराब हो। तो हमारे वालिद ने हमें फुल छूट दी। लेकिन शादी के बाद मैं देखता हूँ कि यार पाबंदियां लग जाती हैं जी, बीवी की हो, ज़रूरतें हो, या वैसे उसकी क्या नाम है, उसको उसके साथ टाइम बिताना हो, या मतलब एक रोक लग जाती है आदमी के ऊपर। शादी के बाद में वो सारी चीजें खुल के नहीं कर सकता। जैसे हम बताएं कि जब हम दोस्त यार थे तो हम कहीं भी घूमने निकल जाना, कहीं भी ट्रिप पे कभी भी चले जाना, मनमौजी आदमी। अब वो सब चीजें जो हैं वो छिन चुकी है। और शायरी को लेकर भी ये है कि वैसे तो मेरा शौक है, मैं महीने में एक आध बार कहीं गया तो जाता हूँ, लेकिन वो महीना भी अब जो है मेरा, मुझे लगता है कि कहीं कहीं होने लगा। तो शादी के बाद जिंदगी जो है वो अच्छी है, लेकिन पाबंदी। लव मैरिज आपकी, अरेंज मैरिज? नहीं, मेरी लव मैरिज। लव मैरिज। तो आप इसलिए बोल रहे हैं या फिर सभी के लिए बोल रहे हैं? नहीं, सभी के लिए बोल रहा हूँ। लव मैरिज और अरेंज मैरिज का कोई नहीं, आप करें। अच्छा, आप लव मैरिज को रिकमेंड करेंगे किसी के लिए या फिर अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज। लव मैरिज में अलग स्वाद है जी। लव मैरिज में आप जान लेते हो ना सामने वाले को, किसी पे तुम ताना कशी नहीं कर सकते, किसी को उलाहना नहीं दे सकते, जो है वो तुम्हारी पसंद। अगर पेच ऐसा फंस गया है कि घर वालों की पसंद से करनी पड़ेगी, या फिर घर वाले कह रहे हैं कि हमारी पसंद से करनी पड़ेगी, तो आपकी पसंद को अगर पसंद नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि आप अपनी पसंद को उनके मुताबिक बनाएं। अच्छा,
अगर उनके मुताबिक फिर भी नहीं बना पा रहे हो, एक तो ये होता है कि मैंने उनके मुताबिक बना दी और घर वाले बिल्कुल कतई राजी ना है कि जात पात का मसला है या बिरादरी का मसला है या ऐसा कुछ है, तो आप जो है उसको फिर देखिए, आदमी के लिए, लड़के के लिए, लड़की हो जो भी हो, क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि जब एक बार किसी से लगाव हो जाता है ना, मोहब्बत हो जाती है, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो किसी की नहीं सुनते। आजकल तो भग के लव मैरिजें हो जाती है। लेकिन फिर भी ये है मेरा कहने का मतलब, आप अपनी पसंद को अपने घर वालों की पसंद बनाएं। कोशिश ये करें कि दोनों की रजामंदी से शादी हो। मेरे केस में ऐसा था कि मुझे भी पसंद थी और मेरे घर वालों को भी झट पसंद आ गई, और वो थोड़ा मेरे मतलब रिलेटिव में भी थी, तो इसलिए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको आती है, बहुत से मैंने देखे हैं, भाग के शादी करनी पड़ती है। मेरे खुद के दोस्त यार हैं। ये भाग के शादी करने वालों से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, भाग के अगर शादी कर रहे हो ना, तो मैं उन लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा, लड़का और लड़की दोनों से, कि भाई निभाना, एक दूसरे का साथ निभाना। अगर तुम छोड़ दोगे ना, तो फिर तुम्हारा कोई वो नहीं रहा। जब तुम दिखाई नहीं पा रहे हो दुनिया को, डट के दिखाओ कि हाँ, इश्क मोहब्बत प्यार है क्या चीज, यही तो दिखा, तू करके दिखा। अगर तैने भग के शादी करी है तो तुम दिखाओ कि हाँ, हम खुश हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं और हम जुदा नहीं हुए, हम अलग नहीं हुए। धीरे धीरे घर वाले मान ही जाते हैं। ये तो सब आजकल होता ही है कि भाग के शादी हो गई, लिव इन से क्या मुराद है आपकी? लिव इन के बारे में लिव इन रिलेशनशिप खेल है एक तरह का। अच्छा, खेल है एक तरह का। ये खेल जब तक चलता है, जब तक एक दूसरे का दिल एक दूसरे से भर ना जाए। जिस रिलेशनशिप में जिस आप फिजिकल हो गए, तो वहां प्यार बचा ही नहीं, वहां मोहब्बत बची नहीं। अच्छा, वहां वो फिर आप कुछ इसका उल्टा बोलते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जी। वो फिर या तो आदत हो जाएगी, उसे लत लग जाएगी, क्योंकि ये नशा जो है बहुत बुरा नशा है, तो इससे भयानक नशा तो कोई है ही नहीं मार्केट में। तो अगर आदत हो गई तो वो अलग चीज है, लेकिन वो एक खेल है, मैं उसको एक खेल समझता हूँ। अरे मोहब्बत होती है यार, मरते दम तक जो रहे। वो क्या कि आज है, 1 साल तक है, 2 साल शादी हो गई, उसके बाद खत्म, वो मोहब्बत नहीं। मोहब्बत वही है जो ताउम्र रहे, मरते मरते रहे, उसको ही मोहब्बत है। मोहब्बत जवान रहती है हमेशा, सदा। या आपने सुना हो, मोहब्बत कभी मरती नहीं, कभी बूढ़ी नहीं होती। तो ये जो लिविंग रिलेशनशिप है, सब खेल है, ये सब बेकार की चीज है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया, क्लियर होगा। एक अच्छी जिंदगी के बारे में आप किस तरह से बताएंगे? क्या मतलब आप उसके लिए सोच रखते हैं? किस तरह की जिंदगी को आप अच्छी जिंदगी मानते हैं? अच्छी जिंदगी साहब, देखिए, पहली चीज तो यह है, अच्छी जिंदगी उसकी भी है जो झुग्गी झोपड़ी में कुम्हार मटके बनाता है रोड के किनारे, उसकी जिंदगी भी अच्छी है। एक जिंदगी अच्छी वो है कि जो बैठा है महल में, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं और उसको अपने आने जाने का, उसको आयात निर्यात का पता ही नहीं है, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, उसके नौकर चाकर हिसाब किताब, एक वो जिंदगी। वो मेरे ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज में जो है वो संतुष्ट होते हैं। पहली चीज तो ये कि इंसान जो है वो संतुष्ट हो नहीं सकता, संतुष्ट बिल्कुल हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसको आज ये मिल जाएगा तो वो कल ख्वाहिश करेगा कि मुझे ये भी मिल जाए, उसको कल वो मिल जाएगा तो परसों वो ख्वाहिश करेगा कि मुझे ये भी। तो वो हर आदमी जद्दोजहद में इसी में लगा हुआ है कि मैं अपनी जिंदगी को अच्छा बनाऊं। बाकी मेरी नजर में अच्छी जिंदगी ये है कि आपका एक खुशहाल परिवार आपके साथ हो, अच्छा, आपकी बीवी आपके बच्चे आपके साथ हो, ठीक है, आप उनका अच्छे से उनको, मतलब एक जिसको कहते हैं कि इस दुनिया में जो चल रहा है इससे हट करके एक अलग संस्कृति में एक अलग संस्कार उसको दे सकें, ये अच्छी जिंदगी में समझता हूँ। इससे बेहतर जिंदगी और खुशहाल परिवार से ज्यादा कुछ हो नहीं सकती। बाकी वो आदमी की भूख के ऊपर है, क्योंकि उसकी समाप्त होने वाली नहीं है, तो वो अच्छा 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 सोचता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अच्छा, वैसे आपकी अगर पसंद की बात की जाए तो कौन पसंदीदा जगह कौन सी आपकी? प्लेस? पसंदीदा प्लेस है साहब मुझे केदारनाथ। अच्छा, केदारनाथ। जब मैं केदारनाथ, वजह ये कि नेचर। अच्छा, हाँ, मैं, अब आपने केदारनाथ का नाम लिया तो मैं मुस्लिम हूँ, तो मुझे वहाँ जगह कैसे पसंद, तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया हम ट्रिप वगैरह पे जाते रहते थे, तो वो जगह मुझे पसंद है। मैं जितना अपने आज तक मैं ज़ियारतों पे मज़ारों पे नहीं गया, क्योंकि हमारे यहाँ अलाउड नहीं है जाना, तो हम जाते नहीं हैं। बाकी मैं जितने तीर्थ स्थलों पे घूमा हूँ, मनाली हो, रोहतांग हो, ठीक है, और क्या नाम है अपना
शीतला माता हो, या अपना वैष्णो देवी हो, या अपना ये क्या बोलते हैं हरिद्वार हो, हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश हो। मतलब मैं इन धर्म स्थलों पर, क्योंकि मैं वहाँ ये सिर्फ नेचर देखने जाता हूँ कि हाँ यहाँ क्या चल रहा है, क्या चीज़ है यहाँ पे। वहाँ पे आपको जाके ऐसा लगता है कि कुदरत ने देखो क्या निज़ाम बना के छोड़ा, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, इतनी सब वहाँ का नेचर जो चल, और यहाँ क्या रखा है शहरों में। दुनिया में कोई पसंदीदा कैरेक्टर, पसंदीदा कोई कैरेक्टर, इंसान या कोई कैरेक्टर? पसंदीदा कैरेक्टर अगर मैं कहूँ तो एपीजे अब्दुल कलाम, जी, लेजेंड आदमी, वो मुझे बहुत पसंद है। वो एक ऐसे कैरेक्टर हैं कि हाँ उनके बारे में आपको कोई बुरा कहता नजर नहीं आएगा। गांधी को लोग गाली दे देंगे, इंदिरा को लोग गाली दे देंगे, अब्दुल कलाम को कोई गाली नहीं देगा। अच्छा, जैसे अच्छा, इसी पसंदीदा चीज़ों में ही मुझे एक सवाल यहाँ से ध्यान में आ रहा है जी कि पहनावा, आप शादीशुदा भी हैं, जी। माशाल्लाह आपकी बीवी है, तो पहनावा आपको किस तरह का पसंद है, अपना या फिर खातून का, किस तरह? देखिए मेरा हो या खातून का हो, पहनावा वैसे तो जो मेरा शरीयत मुझसे कहता है वो तो शायद मैं भी ना कर पाऊँ, मेरी मेरी जो है वाइफ भी ना कर पाए उस तरह का। लेकिन फिर भी ये है कि अपना एक मयार हो, एक उसके अंदर ही रहे कि हाँ मतलब लज्जा में रहे, वो बाहर ना जाए, उससे उभरे ना, कुछ बदन ना उभरा हुआ हो। और जैसा ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से भी कभी कभी, जैसे मैंने आपको कहा आज़ादी पसंद आदमी हूँ मैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो ठीक है, लेकिन पहनावे में यही कि आदमी जो है सूट सलवार हो, सर पे दुपट्टा हो, और मेरा जैसा है, आपको पता आदमी तो आज़ादी आपको अपनी ही पसंद है या फिर आपकी जो अहलिया हैं उनकी भी? नहीं नहीं नहीं, मैंने जब मुझे आज़ादी मिली है, जब मैं इतनी आज़ादी पसंद करता हूँ, तो मैं ये दूसरे से कैसे हक छीन सकता हूँ। जी मैंने तो अपनी वाइफ को हो या मेरे घर में कोई भी हो, हम पांचों बहन भाइयों में जी। हम किसी के फैसले सबके अपने अपने होते हैं, हमारा सिर्फ जो है उसके साथ खड़ा होना होता है। सलाह मशवरा हुआ, फैसला उस आदमी का है या मेरे भाई का है या मेरी बहन का है या मेरी मम्मा समाज का का है। कोई वो आप नहीं फर्क उसका महसूस करते ना? अच्छा, आपने अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में इतने अच्छे से मतलब बताया, समाज को लेकर के आपका नजरिया किस तरह का है? समाज को लेकर के नजरिया ऐसा है, देखिए जी, समाज हमारा जो है वो अब वो रहा नहीं जो संविधान के हिसाब से होना चाहिए था। उसमें फेर बदल आए दिन होती रहती है। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि हमको जो है अपने समाज को सुधार करना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को वापस लाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो है उथल पुथल हो गई हैं, आने वाले टाइम में और ज्यादा उथल पुथल हो जाएंगी। आपका और मेरा दौर जब ऐसा है तो हमारे आने वाली नस्लों का दौर कैसा होगा। मैं कभी कभी सोचता तो हूँ इस बारे में, बहुत दिमाग लगाता हूँ, लेकिन समाज को मैं अकेला बदल नहीं सकता, ना आप अकेले बदल सकते। हम सबको अगर इस पर काम करेंगे तो शायद ये थोड़ा बहुत बदल जाए, लेकिन अकेले से मेरे सोचने से भी फर्क क्या पड़ना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ बैठ के कहता हूँ कि जी समाज जो है इस तरह होना चाहिए, ये चीज गलत हो रही है। आज जो है वो क्या नाम है, इंडिया गेट पे जो है वो मामला अलग चल रहा है, वहाँ क्या समाज सेवा बची है, वहाँ क्या समाज के हिसाब से काम हो रहा है। वहाँ इंडिया गेट पे लोग बाग जाते हैं, कपल्स जाते हैं, वो क्या चलता है वो तो वो समाज नहीं है, समाज तो चेंज होता चला जा रहा है, डेली होता चला जा आजकल क्या है वो, उसकी बात ये है कि लोग हर किसी की अपनी अपनी पसंद है। बेशक वो अपना जहाँ भी पब्लिक प्लेस हो या फिर कोई भी जगह हो, उन्हें जहाँ भी मिलती है वो अपना प्यार का इजहार करते हैं। अच्छा, ये पब्लिक प्लेस पे आपने प्यार के इजहार की बात की कि लोग इस तरह से खुलेआम प्यार का अपने इजहार करते हैं या फिर इस तरह से आते ऐसे नजर आते हैं। तो जो आपकी शादी हुई है लव मैरिज, आपने बताया माशाल्लाह, ये आपका पहला प्यार था? पहला तो नहीं, लेकिन आखिरी। क्या हुआ? वो शेर याद आता है जॉन साहब का कि दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत। क्या हुआ? तो आखिरी है, पहला नहीं है। माशाल्लाह। अच्छा अमान साहब, अब हम फिर से शायरी पे आते हैं जी। तो जो आजकल के लड़के लिख रहे हैं, ओपन माइक्स में भी जा रहे हैं और मुशायरे वगैरह में भी पहुंच रहे हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या ख्याल है आपका? देखिए ये जैसे आपने पहला नाम लिया ओपन माइक, जी। ओपन माइक्स एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म, मैं समझता हूँ कि नए लिखने वालों के लिए तो ये एक ऐसी चीज़ है कि पहले तो सीखने का इतना कोई वो था नहीं,
अब ना उस तरह के उस्ताद बचे जो तरही मिसरे देते थे और शेर कहलवाते थे, जो असल में उस्ताद थे। तो ये ओपन माइक ये उस्ताद है, ये एक तरह का उस्ताद है नए सीखने वालों के लिए। लेकिन मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसमें क्या है कि इसमें बहुत ही अटपटी चीज आने लगी। जैसे अगर कोई मान लीजिए कोई नया सीखने वाला आ रहा है, तो जो पहले 2-3 ओपन माइक कर चुका है वो अपने आप को सीनियर कहता है, सामने वाले को जूनियर कहता है, जबकि लिखना कुछ नहीं आता उससे भी, वो भी बगाबांडी करता है। पहले ओपन माइक पे जाकर के अपना प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, या फिर पहले ये वजन या फिर बहर वगैरह की? देखिए वो आदमी के अपने सीखने के ऊपर सलाहियत रखती है। जब तक आदमी फील्ड में उतरेगा नहीं तो उसे पता क्या। अब मान लीजिए ओपन, यही मैं आपसे कह रहा था कि ओपन माइक उस्ताद है। इन्होंने लोगों को इतना मैंने चेंज देखा। मैं अगर ओपन माइक का नाम लूं तो दिल्ली एनसीआर के अंदर मुझे सिर्फ एक ओपन माइक ऐसा लगा कि जिसने इतना शानदार काम किया है कि जिस वक्त में ओपन माइक में अगर 30 परफॉर्मर हैं तो 30 के 30 बाहर से खारिज होते थे, लेकिन आज की डेट में उनने पिछले 2 साल 2.5 साल में इतना कमाल का काम करा है कि 30 में से 25 परफॉर्मर बाहर में लिखने वाले। आप आरपीडब्ल्यू की बात कर रहे हैं? मैं आरपीडब्ल्यू की बात। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, आप इसलिए तो नहीं बात नहीं कर रहे, आप आरपीडब्ल्यू से की टीम नहीं, क्योंकि मैंने खुद काम किया। अच्छा, मैंने खुद काम किया, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने खुद चेंज देखे हैं। जब भी मैंने आपसे कहा कि ओपन माइक उस्ताद है, लेकिन बतौर आगे और ओपन माइक की बात की जाए तो ओपन माइक में कमाई कुछ नहीं है। इसमें देखिए चाहे कोई भी ओपन माइक हो उसमें कमाई कुछ नहीं है। एक बात मैं वाजे कर दूं, उसमें आप स्टूडियो का खर्चा निकालते हो, आप खाने पीने का खर्चा निकालते हो, आपकी टीम मैनेजमेंट है, आपका एडिटर है, तो बचना बचाना इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं इससे यकीन मानिए कि मैंने जैसा आपको कहा 30 में से 25 बहर में आ गए। तो ये एक उस्ताद है, ओपन माइक उस्ताद है। अब आ जाते हैं मुशायरों में। तो मुशायरों में क्या चल रहा है? ओपन माइक से निकल करके भी लोग मुशायरों में पहुंचते हैं। बेशक पहुंचते हैं साहब, मैं हमारे यहाँ से खुद गए हुए हैं कई लोग। और वही तो मैं कहना कि ये उस्ताद है साहब, ये उस्ताद है, ओपन माइक उस्ताद है आज की डेट का। आरपीडब्ल्यू में जी बाकी ओपन माइक से क्या डिफरेंस है, क्या मतलब? देखिए आरपीडब्ल्यू की बात कहूँ तो आरपीडब्ल्यू के अंदर में रॉयल पोएट्री वर्ल्ड में अगर और अदर ओपन माइक की बात तो खैर मैं करता नहीं, क्योंकि अदर ओपन माइक्स के बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो मसला बन जाएगा। हाँ, लेकिन रॉयल पोएट्री वर्ड्स के बारे में ये कहूंगा कि इन्होंने, हम लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने नए लोगों को जो है तराशा, उनका काम किया, उनके क्लासेस ली, उन्हें बैठाया, उन्हें सिखा। मतलब इन्होंने किसी को भी परफॉर्मर के नजरिए से नहीं देखा, इन्होंने सबको सीखने वालों की नजर से देखा। तो यही वजह है कि आज कोई नए शायर हैं जो यहाँ से निकले हैं जो शायरी, हाँ यहाँ कोई आपको पसंद आया आरपीडब्ल्यू से? जैसा आपने बताया था पिछले के मुझे नए दौर के जो शायर हैं वो हिंदुस्तान में खासतौर से मतलब कोशिश शायरी में अच्छी नहीं कर रहे हैं, तो आप आरपीडब्ल्यू का या फिर यहाँ पे कोई परफॉर्मर है जो भी यहाँ से आते हैं जाते हैं, किसी ने आपको मतलब आपके दिल पे दस्तक दी है शायरी के हवाले से कि हाँ यार और अच्छा शेयर किया गया? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आरपीडब्ल्यू ने बहुत अच्छे अच्छे नाम दिए, मुशायरों को बहुत अच्छे नाम दिए। इल्मा हाशमी दी, ठीक है, हिमांशी बाबरा एक अच्छा नाम दिया। और जो इस मंच से बने, जो इसने दिए, क्योंकि मैंने कहा ये उस्ताद था और इसने ही दिए। वो अलग बात है कि आज जो है एक लेवल अलग है, उनका एक मयार अलग हो गया है, और क्या नाम है वो कहने में हिचकिचाते हों या घबराते हों। लेकिन जो हक है, जो सच है वो यही है कि जो है आरपीडब्ल्यू ने बहुत लोगों को सराहा, बहुत लोगों को उनका नाम दिया, उनको फेम दिया, ठीक है। और ये हेल्प करने में काफी बहुत मेहनत करते हैं और की है उन्होंने, वो आइंदा भी करते रहेंगे। उन लोगों का जो है वो टारगेट और उनका एम ही यही है। उन्होंने जो ये शुरू किया उनका ये सब यही है। सबसे बड़ी बात मुझे उनकी जो लगती है, उन्होंने साफ ये कहा कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि ओपन माइक के स्टैंड अप टाइप में एक शायरी को से मुशायरे तक ले आना, रेख्ता तक ले आना। रेख्ता के जो मुशायरे हैं, महफिलें हैं, उनमें मैं देखना चाहता हूँ अपने यहाँ के लोगों को। जैसे मैं अपना नाम मुझे लेना पड़ रहा है कि मेरा जैसे रेख्ता पब्लिकेशन में जो दोस्ती गजल थी वो पब्लिश हुई है, तो उसमें उन्होंने बहुत बड़ा इवेंट किया था और खुशी भी हुई। मुझे खुद भी पर्सनल तौर पर काफ़ी खुशी हुई कि
पहले ओपन माइक में पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे RPW इधर या जी। फिर एकता में जाकर के तो काफी ग्रो भी करते हैं। बताना सिर्फ मकसद वो नहीं है, मैं आपकी उसी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि मकसद सिर्फ ये नहीं है कि कमाना है, कमाई तो है कि नहीं आप साहब। दे क्या रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये एक वीडियो के नहीं दे रहे, वीडियो का साथ क्या दे रहे हैं सही। वो ज्यादा मैटर करता वो है। ज्यादा मैटर। तो उसमें किसी हद तक ही कामयाब है, मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद है साहब, इन्होंने काम करके दिखाया है। ये पूरा दिल्ली NCR जानता है कि इन्होंने काम करके दिखाया है, इन्होंने काम किया है और ये आइंदा भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। और मैं इनके साथ में भी जुड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह आगे तक भी जुड़े रहेंगे। अब बात आ जाती है मुशायरों की। अच्छा जी, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अब कमी क्या है ये देखिए। एक तो हो गया ये उस्ताद है तो इनने सिखाया, इसने लोगों को बढ़ाया चढ़ाया। अब लिखने वालों में क्या कमी आई है? लिखने वालों में जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर 2 शेर कहने वाला खुद को उस्ताद समझने लगा है। तो एक शेर याद आता है मुझे इससे कि अलिफ को बे, जबर को जेर कहता है, हर एक टिटपुंजिया अब शेर कहता है। तो साहब टिटपुंजिये बहुत हो गए, टिटपुंजिये इतने हो गए हैं मार्केट में कि 2 शेर अगर आपने कह दिए तो आप फिर अपने आप को ऐसा समझते हैं कि पता नहीं मैं तो क्या हूँ। अरे साहब, शायरी करने वाले कर गए, आप और मैं सिर्फ लफ्जों की फेर बदल कर रहे हैं। आप और मैं सिर्फ लफ्जों की फेर बदल कर रहे हैं और कुछ नहीं। शायरी हो चुकी, बिल्कुल बिल्कुल शायरी हो चुकी साहब, शायरी कोई भी नहीं कर रहा। और जैसा कि मैंने आपको कहा भी था, सुनने वाले बचे ही नहीं, सब सुनाने वाले, सब कहने वाले। सबसे बड़ी बात ये मुझे जो है बहुत ज्यादा खलती है ये बात मुझे कि सब सुनाने वाले हैं, सुनने वाला कोई है ही नहीं। तो इस चीज के लिए भी, और फिर मुशायरों में आजकल जैसे मैंने आपको एक चीज और कही कि हमारी कम्युनिटी में एका नहीं है। अब मान लीजिए मुशायरों की अगर मैं आपको बात बताऊं तो मेरी समझ में क्या आती है? मेरी समझ में ये आती है कि आप मुशायरा करवा रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजर हैं, ठीक है, आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो, तो वो कह रहा है कि 2 बंदे मेरे पढ़वा दो। आप ऑर्गेनाइजर हैं तो आप कह रहे हैं 2 बंदे मेरे हो गए, 4 तो ये हो गए, ठीक। उसके बाद में आपने बुलाया एक नाजिम, तो नाजिम कह रहा है कि यार एक बंदा मेरा भी है, हो गए 6। फहरिस्त होनी है 10 की, तो आप कितने बंदों को खींच लोगे? नए बंदों को सिफारिशें चलती हैं साहब, सिफारिश। नए लोगों को इसलिए मौका नहीं मिलता। ओपन माइक ऐसी चीज है कि उनको यहाँ से मौका मिलता है, यहाँ वो सीखते हैं, यहाँ वो कहते हैं, यहाँ उनको फेम मिलता है। मुशायरों तक तो बात ही बहुत दूर की है। अपनी कम्युनिटी में तो इतना बवाल मचा पड़ा है इस टाइम पे कि सिर्फ सिफारिश। अच्छा, एक चीज और सवाल आता है, जो नया लिखने वाले हैं उनकी तरफ से सवाल आता है जी, इसको प्रोफेशनली बनाने के लिए इसमें कुछ फीचर नजर आता है शायरी में या नहीं आता है? और अगर आता है तो किस तरह से आता है? क्योंकि आपने जैसे बताया कि मुशायरों में तो खुद इतनी भीड़ मारा मारी है कि लोग अपने आपस में कर लेते हैं। और ये तो मुशायरे की छोटी बात है, मैं तो बॉलीवुड की भी बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड में इतना चलता, और मैं कहता हूँ कि एक्टर वगैरह को तो चल जाते हैं, उनकी एक भी रील वायरल हो जाए तो एक्टर को चल जाते हैं, लेकिन राइटर को जो सबसे बुरी हालत जो बॉलीवुड में है वो राइटर की है। बेशक। और बॉलीवुड इस टाइम पे जो पिट रहा है वो मैं मानता हूँ कि राइटर खराब होने की वजह से ज्यादा पिट रहा है। बेशक पिट रहा है। उनके पास लिरिक्स नहीं है, बेशक नहीं है, उनके पास स्टोरी नहीं है, स्टोरी नहीं है, कॉपी करते हैं, इधर से लाते हैं उधर से लाते हैं। बेशक। और एक्टर के लिए कुछ भी कर देंगे, बाकी कोई हु हा करके गाना गा दे उसके लिए कुछ कर दे, राइटर को वो कुछ नहीं देते हैं। सिर्फ राइटर भी ऐसे पकड़ लेते, रास्ते में जा रहा कोई भाई यार आ जाओ यार राइटर लिख देना, बस उसने क्या करा, रास्ते से जा रहा था इन्होंने बुला लिया, रास्ते से जा रहा था इन्होंने बुला लिया, 2-4 बार डूडा डू करी और अपना यही होता है। अब देखिए तो पिट जाते हैं। अब मैं वहीं से ही शुरू करता हूँ जहां से आपने सवाल शुरू किया। पहली चीज ये कि इस फील्ड को मेरे वालिद ने मुझे जब इजाजत दी थी, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, वो बात मेरे पल्ले हमेशा, कि बेटे इसको शौक रखना, इसको कभी मुस्तकबिल ना बनाना। तो मेरी नजर में तो यही है कि इसको आप मुस्तकबिल ना बनाए, ये सिर्फ शौक है। अच्छा, शायरी सिर्फ शौक है, मुस्तकबिल बनाने की चीज नहीं। अच्छे बूढ़े हो गए, मर गए, मकबूलियत नहीं मिली। जिनको मकबूलियत, सुनिए मेरी बात, जिनको मकबूलियत मिल गई आप उंगलियों पे उनके नाम गिन लेंगे ऐसे करके, लेकिन जिनको मकबूलियत नहीं मिली वो तो बेचारे कितने। हमारे रामपुर की बात मैं आपको बताऊं तो रिक्शा वाला मिस्र फेंक के मारता है। शायरी का मतलब क्या होगा? मैं आपको फिर से रोक रहा हूँ कि अपनी जिंदगी वक्फ कर देनी और महले को चैले उसमें मजा नहीं, ये थोड़ी ना शायरी कहती है। शायर भी तो कमा सकता है ना। जब कोई जरा से
इधर उधर लटक मटक करके लाखों करोड़ों कमा सकता है। वो इंसान जो दुनिया की बात करता है, आसमान की बात करता है, जमीन की बात करता है, जमीन के अंदर की बात करता है, जिसकी मेंटलिटी इतनी स्ट्रांग होती है, वो गुर्बत में मारा जाए। इसमें साहब ये है सबसे पहली चीज तो कि हमारे जो तबका है ना, वो इस चीज को समझता बहुत तुच्छ चीज जी, जबकि ये आप और मैं ही समझ सकते हैं ये बात कि शायरी कितनी बड़ी चीज है, 2 मिसरों में इतनी बड़ी बात कहना, या फिर वो समझ सकता है जिसको समझ में आती है। जो पुराने दौर के, आजकल के दौर में सब समझते हैं इसको खेल कि इसको क्या मेहनत लगती होगी या इसका क्या, तो इसीलिए हमारी इस फील्ड में पैसा नहीं है। और अगर पैसा अगर है तो फिर पैसा है ऊपर के लेवल में, लेकिन ऊपर के लेवल तक, जैसे आपने बॉलीवुड की बात की, तो अब ऊपर के लेवल तक जाते जाते वहां पर और भी बड़े मगरमच्छ हैं। वहां पे तो ऐसे मगर आपको निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अब लिरिक्स अगर कुछ अच्छे हल्के फुल्के अच्छे लिरिक्स अगर आते हैं तो आपको तो पता ही नहीं किसके, किस बेचारे के हैं। हाँ, किस बेचारे के नाम तो किसका होता है, सलीम का हो जाएगा, ठीक है, अपना जो है इमरान हाशमी का, हिमेश रेशमिया का, इनके नाम हो जाएंगे, लेकिन लिखा किसने कुछ नहीं पता। दूसरी चीज, पहले के दौर में बॉलीवुड की बात कहूं तो पहले लिरिक्स हुआ करते थे, जिहाले मिस्किन मुकुम्बर अंजिश, बहाले हिजरा बेचारा दिल, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारी। आजकल के ब्लू है पानी पानी, राइमिंग ही नहीं है साहब, पानी पानी करके तो वो राइमिंग बना रहा अपने गाने में। आजकल देखो लूडो खेलूंगी, ये गाने चल रहे, ये चल रहा है, चल ही क्या रहा है, वो बादशाह आगे नहीं, पागल है पागल है पागल है। अच्छा, ये तो ये पागल है चल रहा है, इनमें फर्क होता है। ये वायरल होते हैं, ये वायरल क्या होता है, ये बुलबुले की तरह होता है। बेशक बुलबुला मिसमार हो जाए, बेशक वो मशहूर होते हैं, वो मशहूर है। जिहाले मस्किन जैसे आपने बताया, वो अभी तक आपके ज़हन में है। हम आने वाली नस्लें भी सुनेंगी, आने वाली नस्लें भी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो लिरिक्स थे, आजकल के लिरिक्स थोड़ी हैं। आजकल तो बस वो है कि डायरेक्टर जो है वो बीट दे देता है, और वो लिखने वाले की भी क्या गलती है, बेचारे को उसी बीट पे ही जबरन घुमाना पड़ता है, बस ढेर पल्ला, क्योंकि उसको एक रात में लिख के देना या ज्यादा ज्यादा 2 रात में लिख के देना। अब सिंगर जो है वो गया, उनने धुन में बिन 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 करा और बस गुनगुना के निकल, तो ये सब तो चल ही रहा। अरे अगर मैं मानता हूं कि आज के दौर में अगर आप देखें सिंगिंग के दौर में, अब वो क्या है कि अब जैसे मान लीजिए अगर मुझे लिरिक्स में या सिंगिंग में बात कहूँ, सिंगिंग की बात चल रही थी, तो पंजाबी सिंगिंग में मुझे जो है एक बड़ा सिंगर बड़ा पसंद है, वो सिद्धू मूसेवाला, चौड़े चौड़े टायर धरती नू नाप दे। तो ये जो है उसके लिरिक्स ऐसे हैं कि वो बंदा इतनी सी उम्र में इतना बड़ा नाम कर गया है कि वो उसको मरे हुए भी 2 साल हो गए हैं, लेकिन उसको जो है आज तक क्या और आने वाले जमाने में क्या, उसके मैं खुद की बात कहूं तो मैं जब कान में एयरफोन लगा के बाइक पे चलता हूं तो मैं 4 घंटे बाइक चला लूं, मैं थक नहीं सकता उसके गाने सुन सुन के। उसके लिरिक्स में जान थी, वो जग बीती कहता था वो, और खरी बात कहता था। तो लिरिक्स ऐसे होते हैं। अब वही वाली कहानी है कि वो साहब एक शेर याद आता है कि हाँ, शेर कहना अगर है तेरे बस की तो कह के दिखाना, शेर कहना अगर है तेरे बस की तो कह के दिखाना, गा नहीं सकता है कौवा गीत दुनिया जानती है। तो दुनिया को पता है साहब कौवे क्या गीत गाएंगे, कौवों ने तो काए काए करना है, गीत थोड़ी गाना है, उनने गीत गाने से क्या मतलब, उनने गीत ही नहीं गाना। तो ये सब चीजें जो है हमारे माशरे से जाती जा रही हैं। अब बगाबांडी ज्यादा आ रही, जो जितनी बगाबांडी करेगा वो उतना फेम पाएगा। आप इस चीज को लिख ले। अच्छा, थोड़ा वक्त का तकाजा है जी, तो इसलिए मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि आप जो शायर है माशाल्लाह, तो अपने कुछ शेर जो आपको सुनाना चाहें। एक आध गजल देखिए, मैं आपको एक गजल सुनाता हूँ। वो गजल सुना के मैं जो है मैं क्या बताऊं कैसी थी यारो मेरी पसंद, मैं क्या बताऊं कैसी थी यारो मेरी पसंद, चेहरे से सांवली थी वो और सादगी पसंद, उसका ना हो सका मैं वो मेरा ना हो सका, ये और बात मिलती थी हम दोनों की पसंद। क्या बात है, हम दोनों में बस एक यही बात थी अलग, मुझको था इश्क और उसे दोस्ती पसंद। ये बड़ा मसला आता है वाकई ये इश्क और दोस्ती में। जैसे आपने मुझसे सवाल किया था कि इश्क और एक तरफा में, वो ये एक तरफा ही मामला है। मुझको था इश्क और उसे दोस्ती पसंद। वो कहते हैं ना, किसी ने कहा कि चल प्यार नहीं दोस्त रह लेते हैं। हाँ, बस ऐसा ही मामला है। तो साहब ये जो है ये बड़ी, और ये मुझे तो लगता है ना, ये ना एक टालने के लिए ना एक अच्छी बात लोगों ने अपने ध्यान में कर रखी है। जैसे कि अमूमन लड़कों को ये बात सुनने को मिलती है कि तुम्हें मुझसे भी बेहतर मिलेगी। हाँ, ये
अरे कैसे मिलेगी, तू बेहतर है, चाहता तुझे है तो कहते तो बेहतर। ये सिर्फ टालने वाली बात है, वो अपना टालते हैं। सही बात, वही है ना कि अब सामने वाला तो कर रहा है, लेकिन जब सामने से, और मैं ये भी कहता हूँ इसी दौरान में एक चीज और कह के मैं जो है मैं शांति लेता हूँ कि आदमी को अगर सामने से रिस्पांस नहीं मिल रहा हाँ, तो छोड़ दे, अय है, छोड़ दे, खत्म कर दे, खत्म करे। इज्जत, और इज्जत भी बची रहेगी, इज्जत ज्यादा प्यारी है, प्यारी होनी चाहिए साहब, रेस्पेक्ट ज्यादा प्यारी। किसी के खातिर इतना क्या पीछे 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 चलना, जब आपको लग रहा है कि सामने वाला आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ मायने ही नहीं रखता, तो आप जो है खत्म करो, छोड़ो उस चीज को, दूसरी तलाशो उससे बेहतर, क्योंकि ऊपर वाले ने दो जोड़ा तो सबका बनाया, आपका भी, मेरा भी, आगने वाले सबका भी, तो वो हमें बेहतर ही मिलेगी। अच्छा अमान साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी। वक्त का थोड़ा सा तकाजा है, बेशक, वरना दिल तो ये है कि ये रात यूं ही चलती रहेगी और हम आपसे चलती रहे साहब। बोलने को तो इतना है कि मैं भी जब बोलूं तो रुकूं नहीं, क्योंकि मुझे छो इतनी है, मुझे तो इतना मैं भरा बैठा हूं कि अगर मुझे कोई बात करने वाला मिले तो मैं तो इतना बोलूं और सही बोलूं। ऐसा नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूं, आपने भी पता है मैं सही बोल रहा हूं, लेकिन बस। अच्छा, अब हम हमारा जो मेन कैमरा है वो वहाँ पे, आप उसमें देख करके एक बार बोल दीजिए कि उन स्टॉक शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उन स्टॉक शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें। यहाँ पे मेरे बाद में आने वाले और भी अच्छे अच्छे कलाकार आएंगे, ठीक है, और बातों को जो है वो अपने जहन तक डालें। ऐसा ना हो कि हमने जो यहाँ बात कही उसको जो है आप जो है कुछ गलत समझे। अगर बाई चांस मेरे मुंह से या शफीक साहब के मुंह से कुछ गलत निकल भी गया हो, आपको लगा हो कि हाँ ये गलत बोला इसने, तो हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए गलत हो, लेकिन वो सच है। वो तो यहाँ बैठकर जो भी कहेगा वो सच ही कहेगा, या ये कहेंगे तो सच ही कहेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है हमें प्यार दे, मोहब्बत दे। अच्छा, ये थे हमारे अमान साहब, अमान मिर्जा साहब, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए और प्यार दीजिए हमारे उन्स टॉक शो को, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी खास मेहमान के साथ। उन्स मतलब हमसे लगाओ, हमारा आपसे लगाओ। अल्लाह हाफ़िज़।